आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वागत करता हूं आपका द पीपी शो में। स्वराज मिशन के इस शो का जो हमने शुभारंभ किया था 10 फरवरी से, उसका मकसद ये है कि जो इस समय समाज में जो भी लोग एक विशिष्ट पदों पर बैठे हैं और जो विशिष्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो आम लोगों से अलग हैं, इसलिए वो विशिष्ट कहलाते हैं। लेकिन वो इस पद तक कैसे पहुँचे, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, वो एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। उसके पीछे उन्होंने बहुत ही तपस्या की है, बहुत से संघर्षों का सामना किया है और बहुत एक लंबी उनकी यात्रा रही है इस मुकाम तक पहुंचने में। तो हमने देखा कि हमने इसके पहले राजनीतिज्ञों का इंटरव्यू किया, शिक्षाविदों का इंटरव्यू किया, हमने धर्म से जुड़े ज्योतिष गुरु का भी इंटरव्यू किया, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं जिसे मैं पर्सनली भी बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है, उनके पास एक कला है जिसके कारण उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है और सम्मानित उसी को किया जाता है जो सम्मान के काबिल होता है। और वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो सबका साक्षात्कार लेते हैं, लेकिन आज हम उनका साक्षात्कार ले रहे हैं क्योंकि उनकी भी एक यात्रा है। वो जहाँ तक पहुँचे हैं वो एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, वो सतत परिश्रम का नतीजा है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी बहुत सी मंजिलें, बहुत से मुकाम उन्हें हासिल करने हैं। तो और देर ना करते हुए मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा आर.के. गांधी जी का, जो साधना न्यूज़ एमपीसीजी के छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हैं। गांधी जी, स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके इस शो में मैं अपनी बात रख सकूं। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम तो सभी का साक्षात्कार करते हैं, आज आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत ही जिज्ञासा है कि क्या क्या सवाल आएंगे, क्योंकि हम लोग सवाल तैयार करते हैं किसी से बातचीत करने के लिए। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे अपने इस शो के लिए काबिल समझा बातचीत करने की। सौभाग्यशाली असल में ये शो है कि आपके अनुभव, एक पत्रकार का अनुभव क्या होता है। पत्रकार सभी के, दुनिया भर के सभी लोगों के इंटरव्यू लेता है, वो ग्राउंड पे काम करता है, वो सुदूर जंगलों में काम करता है, वो नक्सलवाद के बीच जाके काम करता है, वो आतंकवाद के बीच जाके काम करता है। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। लोग तीज त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो सतत मेहनत करता है। क्यों? ताकि सरकार और जनता के बीच में एक आईना बन पाए, उसका एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियां और पत्रकारिता के बारे में भी ज़रूर हम जानेंगे। हमारा तात्पर्य यह है कि जो युवा हैं वो इससे कुछ सीखें। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। गांधी जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं एक व्यापारिक घराने से आता हूँ और मेरे फैमिली में मेरे नाना साइड से लोग पत्रकारिता में थे और मेरे दादा साइड से कोई नहीं था। तो थोड़ा सा वहाँ से मैं थोड़ा पत्रकारिता के बारे में समझना शुरू किया कि ये किस तरह का फील्ड है। लेकिन जैसा होता है ना कि हम जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल के जिस क्षेत्र से, वहाँ पे लोग आज भी सरकारी नौकरियों को काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो हुआ ये कि स्कूलिंग मैंने वहीं अपने पैतृक निवास से की। स्कूलिंग के बाद में हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर निकला, तो 14 साल के बाद से मैंने घर छोड़ दिया। तो मैंने +2 भी बाहर से किया, फिर ग्रेजुएशन भी बाहर से हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाहर से करना पड़ा। लेकिन परिवार वालों की ये इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी ही करूं, क्योंकि व्यापार में जो उतार चढ़ाव थे, तो पापा की ये मंशा थी। मेरे पापा जी का नाम कृष्ण प्रसाद गांधी है। वो नहीं चाहते थे कि मैं व्यापार से जुड़ूं और कुछ अच्छा करूं। उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है, क्योंकि शुरू से ही मेरा जो एक तरह से जो ग्रोथ था, मैं स्काउट एंड गाइड में था शुरुआत में। तो वहाँ पे जो शिक्षक थे मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। मैं कैंप फायर में जाता था, मैंने कई सोपान वहाँ पे किए। तो वहाँ पे जिस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है ना स्कूलों में, उसमें भी बहुत अच्छा करता था। स्कूल में मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था। तो पापा को लगा कि नहीं, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहे। इसी प्रोत्साहित के साथ में मैं बाहर निकलता गया, एजुकेशन को थोड़ा समझा, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे पढ़ाई के स्कोप के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ता है। और उसके बाद में जब मैं बाहर निकला तो मैं समझ गया, अरे दुनिया ऐसी भी है जो हमने बचपन में देखा, रही दुनिया ये भी है, यहाँ पे ये भी किया जा सकता है। तो मैं पटना भी पहुँचा, वहाँ करीब मैं 3 साल रहा पटना में। तो वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप बना, जो ग्रुप पे
आगे कुछ करने की चाह रखता था कि उसमें विदेश भी चले गए। कई लोगों ने उसमें MBA भी किया, लेकिन हम लोग का एक संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार के अपने कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी होती है। तो संयुक्त परिवार में ये होता है कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चा क्यों नहीं पढ़े, वो क्यों नहीं आगे जा सकता। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि आर्थिक तौर पे मैं वो सब चीज़ नहीं कर सकता था जो मेरे बाकी दोस्त कर रहे थे, जो भारी भरकम फीस अदा कर रहे थे। MBA का 6 लाख 7 लाख मैं बता रहा हूँ कि उस समय 2002-2003 के आसपास की बात रही होगी। तो हुआ ये कि सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम में फाइट किया, मेरी इच्छा ये थी कि मैं डिफेंस में जाऊँ। तो लिहाजा मैंने UPSC में उस समय असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी निकली थी, मैंने वो फाइल भी किया। तो वो बाई लक निकल गया रिटेन एग्ज़ाम। रिटेन के बाद में CISF कैंप ध्रुवा में मेरा फिजिकल और मेडिकल हुआ। तो मुझे ये मालूम चला कि आपको निक नॉक है, मतलब आपके घुटने सट जाते हैं। तो आप वहाँ पे मुझे अधिकारी ने सीधे तौर पे बोल दिया कि आप डिफेंस के लिए प्रयास ही मत करो, क्योंकि ये जो आपके अंदर में जो ड्रॉबैक है ये दौड़ने में और बाकी चीज़ों में, इस वजह से डिफेंस में नहीं लिया जा सकता। तो थोड़ा सा मेरे मन मसौट गया कि अरे मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था, जहाँ मुझे जाने की चाह थी, वहाँ एक फिजिकल ड्रॉबैक के कारण मैं नहीं जा सकता। तो इसी बीच में क्या हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो उस समय फ्यूजिटिव द मोस्ट वांटेड आता था शोएब इलियासी जी का। तो हुआ यह कि मैं एक दिन TV देखते देखते लेटर लिख दिया उनको कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। वो बाकायदा फ्लैश भी होता था कि आप अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं फिर तो आप जुड़ सकते हैं। तो उधर से कॉल आ गया, लाजपत नगर बुलाया गया उनके ऑफिस में। तो वो भी पहली बार मेरा दिल्ली जाना हुआ, और दिल्ली में ऐसे पहुंचा कि ज़्यादा अनुभव नहीं था कि टिकट रिजर्वेशन करना चाहिए, बाकायदा सीट आपका रिजर्व होगा स्लीपर में। तो मैं लोकल टिकट लिया, जनरल टिकट, स्लीपर में चढ़ गया मैं। तो वहाँ पे अब सोने की बड़ी दिक्कत रात में, क्योंकि 16-17 घंटे की जर्नी थी, रात कैसे गुजार जाए। बहरहाल उसमें लगभग 20 घंटे लग गए थे। तो मुझे एक आर्मी के जवान ने जगह दी, मैं उसके साथ में बेड शेयर किया, किसी तरह मैं दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली की चकाचौंध देखा तो मुझे अरे क्या गजब राजधानी है। और वहाँ पे जब मैं पहुंचा लाजपत नगर उनके ऑफिस में, तो वहाँ पर एक से एक वर्ग लोग सूट बूट में, और जैसे शोएब इलियासी जी भी आए तो कैमरा फोकस और दम एक जो होता है चकाचौंध, जो लाइमलाइट, वो देखा अरे गजब, मतलब कि है कुछ तो है इसमें। तो वो एक शुरुआती एक ऐसा था कि किसी सेलिब्रिटी को मैं इतने नज़दीक से देख पा रहा था। उसमें बहुत बड़े चेहरे भी थे, और ठीक है बाद में उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वहाँ से मेरी एंट्री पत्रकारिता में शुरू हुई। मतलब बावजूद मैंने कुछ उनके साथ जुड़ के कुछ काम किया, और यहाँ से फिर हुआ कि जब मैं डिफेंस में नहीं जा सकता तो इस फील्ड को चुना जा सकता है। तो मैंने इस ओर तैयारी शुरू कर दी, और 2001 से ही इस पेशे से जुड़ गया। कुछ जगह पे मैंने काम भी की, लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद में कई लोगों ने सलाह दिया कि इस प्रोफेशनल कोर्स कर लो, बिना प्रोफेशनल कोर्स के आगे नहीं बढ़ सकते। तो पूरा हम लोग का जो बैच था दोस्तों का, वो दिल्ली जा रहे थे। तो चलो मैं भी दिल्ली चलता हूँ, दिल्ली रहूँगा। तो पांडव नगर में हम लोगों ने 3,500 में मकान लिया, 4 दोस्त मिलके पांडव नगर में रहना शुरू, काली माता मंदिर के पास में। और कुछ दोस्त MBA की तैयारी कर रहे थे, कुछ CA की तैयारी कर रहे थे, कुछ अपना उनका अलग स्ट्रीम था। तो कुछ दोस्तों ने MBA में देहरादून में एडमिशन ले लिया। तो मैं पेपर देखता था, रोज़ दिल्ली के आते थे कि मास कॉमिक कर लेते हैं और बहुत सस्ते में हो जाएगा, ये थोड़ी एक सोच थी। तो मैं फॉर्म फिलअप करना शुरू किया, एग्ज़ाम देने शुरू किए। उसमें मैंने IMC का भी एग्ज़ाम दिया। भारतीय विद्या भवन को लेकर बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ से कर लो, लेकिन IMC में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिटेन हुआ। और क्या हुआ कि उसमें जो अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, जो जैसे टेलीविज़न का एक बहुत चकाचौंध होता है, तो बहुत सारे लोग टेलीविज़न रेडियो डाल देते हैं। मैंने भी टेलीविज़न रेडियो डाल दिया कि अरे ये इसमें करना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि इसमें ये होना चाहिए कि अगर आप हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं और अगर आप इंग्लिश की पत्रकारिता करें तो उसके लिए अलग से स्ट्रीम है, उसमें आपको उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहरहाल उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, नहीं हो पाया। फिर कई लोगों ने मुझे सलाह दिया कि माखनलाल भोपाल की कोशिश करो, क्योंकि दिल्ली में पहुंचने के बाद में कुछ लोग मिलते गए, वो बताते चले गए। तो मैंने माखनलाल का फॉर्म भरा, मेरा एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में मैं रिटेन मेरा हो गया क्वालिफाई। फिर मैं भोपाल इंटरव्यू देने गया। हुआ ये कि भोपाल के कैंपस देखकर मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है।
और भोपाल एक ऐसा शहर है, ऐसी राजधानी है जहाँ से उस प्रदेश से भी और उस जगह से भी बहुत लोग पत्रकारिता में बहुत ऊंचे पैदान पे पहुँचे हैं। मेरे लिए बहुत जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया उसमें गोधरा कांड पर उन्होंने बातचीत की, बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत की। बहुत सारे मुद्दे तो मैं जानता भी नहीं था जिस पर वो चर्चा कर रहे थे, लेकिन हो गया सिलेक्शन मेरा। और उस क्लास में 15 लोग थे मास कॉम में, मतलब MJ भी था, मास्टर इन जर्नलिज्म भी था, मास्टर इन मास कॉम भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी था। लेकिन मेरा मास कॉम मैंने प्रीफर ही किया था, तो मास कॉम में मेरा हुआ। क्लासेस शुरू हुए वो भी काफ़ी दिलचस्प है। मैडम हमारी जो थी बहुत जुझारू, सभी बच्चों को काबिल बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम पास कर लिए, डिग्री आपको हो गया और नौकरी आपको चल के मिल गई। तो यही होता है, कहा यह जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को काबिल बनाना है, अगर वो खुद में उसको इतना आप बना दो, सक्षम कर दो कि वो फाइट करके ले ले। तो मैडम की हमेशा यही रही कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं मतलब उनको चल के नौकरी नहीं आएगी, वो खुद इतना काबिल बन जाएंगे कि नौकरी उनको खुद मिल जाएगी। इस तरह की स्थिति थी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती रही। और मैं पहला दिन क्लास का बताना चाहूँगा, पाथे पंचाली मूवी हम लोग देखने के लिए भेजा गया। तो वो पहला था कि कोई आर्ट मूवी देखने के लिए भेजा गया और कहा यह गया कि आप इस पे रिपोर्ट तैयार करेंगे, अगले दिन इस पे बातचीत की जाएगी। तो हम लोग पाथे पंचाली देखने गए भारत भवन में। वहाँ से अगले दिन क्लास का पहले दिन था, सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार की। तो रिपोर्ट जो तैयार की गई उसको रखने के लिए बात कही गई। तो मैडम ने ये समझ लिया कि किस घड़े को क्या शेप देना है, किसको कितनी तैयारी करानी है। तो मैं बताऊं मेरे साथ में क्या था कि भाषाई जो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो आपके टोन में आ ही जाता है। तो मेरे में क्या था कि मैं 100 को ना 100 बोलता था, हमारे साथ में हमारे तरफ में बोला जाता है। तो मैडम ने पकड़ लिया कि भाषाई अशुद्धता तो बहुत है, इस पर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो ये सब मुझे मालूम नहीं था कि ये सब भी है। और मैं तो ये क्या इम्प्रूव करना है, इस पे काम शुरू हुआ। फिर हम लोग क्लासेस शुरू हुआ और उस क्लास में मुझे मालूम है कि जो मैडम पढ़ाती थी और वकील से पढ़ाते थे ना, अल्टीमेट मतलब कि वो अलग ही था। मतलब ऐसा ज्ञान मुझे लग रहा है कि उस ज्ञान की जिस ज्ञान की क्लास थी वो ज्ञान मुझे एक एक क्लास में मिलते चले गए। हाँ, ये मेरे साथ में था कि जो टास्क दिया जाता था ना, जो असाइनमेंट रहते थे, मैं समय में पूरा करता था। तो मेरी क्लास में पहचान हो गई कि ये जो लड़का है ना, ये अपने सारे असाइनमेंट समय पर पूरा करता है। तो इस बीच में इंटर्नशिप का भी समय आया। तो जनसत्ता में मेरा इंटर्नशिप हुआ दिल्ली में। तो मैं 3 महीना वहाँ इंटर्नशिप किया। उस समय मेरे गुरुदेव जो उनको मानता था आइडियल, प्रभाष जोशी जी, उनकी लेखनी का मैं बहुत कायल रहा। उनका भी सानिध्य मिला। वहाँ पे बाकी जो लोग भी थे वो बहुत अच्छे, उसमें प्रूफ एडिटिंग होती थी सिंबॉलिक अखबारों में, उस पर मैंने बहुत काम किया। तो क्या जनसत्ता का जब लेवल लग गया मेरे ऊपर, तो मैं जब दिल्ली से भोपाल पहुँचा तो वहाँ पहुँचा तो कुछ जगह लोग बोले कि अप्लाई कर दो, क्योंकि आप दिन में पढ़ते हो 9 से 6 तक रहता है आपका क्लासेस। उसके बाद अखबारों की दुनिया शुरू होती है और पत्रकारिता में आगे बढ़ना है तो बेस आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब रेगुलर पहले तो मैंने फ्रीलांसिंग टाइप पे किया था कि जिस तरह से मैंने शोएब इलाही के साथ जुड़ के फ्रीलांस के तौर पर काम किया था। मैं रेगुलर किस तरह शुरुआत की जाए, तो हुआ ये कि स्वदेश में कुछ युवा लड़कों की आवश्यकता थी, स्वदेश भोपाल में। तो वहाँ ज्वाइनिंग हो गई। और बताऊँ मेरी फ्रीलांसिंग में तो एक स्टोरी का 800 मिलता था, यहाँ पे 2000 रुपये महीना मिलना शुरू हुआ 4 घंटे का। तो मैं प्रेस विज्ञप्ति बनाता था। जो प्रेस विज्ञप्ति आती थी स्वदेश में तो बनाना शुरू किया। वो कागज़ जो भी थी एकदम कोरा कागज़, जैसे वो मटवेला टाइप कागज़ नहीं होता है, उस टाइप कागज़ थी। उसमें अपना प्रेस विज्ञप्ति बनाते, मतलब प्रेस विज्ञप्ति जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता रहती है। तो पढ़ाई का तो नहीं हो गया कि आपको न्यूज़ किस तरह से बनाना है, मतलब 5W1H ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अपन प्रेस विज्ञप्ति बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जनसत्ता में इंटर्नशिप करना अपने बहुत बड़ी बात थी। तो स्वदेश में काम शुरू। तो स्वदेश में वहाँ के अक्षत जी थे मैनेजिंग में, उन्होंने देखा कि इस लड़के में स्पार्क है। तो उन्होंने बोला कि पेज लगाओ। तो मैं 2 और 7 पेज लगाना शुरू किया, 2 नंबर 7 नंबर। 2 नंबर पे आर्थिक मामलों की खबरें जाती थी, 7 नंबर खेल से संबंधित खबरें जाती थी। तो क्या होता था कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग रिजर्व बैंक के बहुत सारे रिवर्स रेपो रेट की जानकारी तो हो ही गई थी, इतना तो समझ में आ गया था कि न्यूज़ सेंस क्या है। तो अक्षत जी बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो
कुछ खबरें जो ये 2 नंबर पे मैं लेता हूँ वो फ्रंट पे भी जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ खबरों को फ्रंट पे लिया करो, जैसे रिजर्व बैंक से संबंधित जो खबरें आती हैं वो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ खबर है, रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट से बहुत असर पड़ता है एक समाज पे जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है। तो इस तरह से क्योंकि एजेंसी से खबरें आती थी, आप एजेंसी खबरों को लगा रहे हो 2 नंबर 7 नंबर पेज में, तो क्वार्क जो सॉफ्टवेयर है अखबारों का उस पर मेरा हाथ जम गया, मैंने लगाना सीख लिया। फिर मेरा भास्कर से जुड़ने का सौभाग्य मिला, सिटी भास्कर से भोपाल में ही, और वहाँ पे मैंने कुछ दिन काम किया। और लोगों ने बोला कि प्रिंट में काम कर लियो, तो क्या हुआ कि नौकरी में से उतार चढ़ाव हुए कि स्वदेश में छोड़ता नहीं, लेकिन क्या हुआ कि आगे जाना था तो प्रकृति ने कुछ चीज़ बनाया। क्या हुआ, छठ पूजा थी, मैं क्या हुआ कि 2 दिन की छुट्टी लिया, मैं चला गया दिवाली पे घर, और कॉलेज पूरा बंद था 1 सप्ताह के लिए, और क्या कंसेशन मिलता था, तो एक लालच ये थी कि पैसा बचेगा भी और आप चले जाओगे आराम से, तो मैं चला गया। 1 सप्ताह बाद आया तो वहाँ के जो एडिटर थे बोले कि इस तरह से अखबार में काम नहीं होता है, आप उसकी अहमियत समझिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आप चले गए, आपने 2 दिन की छुट्टी ली थी। तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा टसन में नए चलो चलते हैं फिर, तो इस तरह से हुआ शुरुआत। फिर मैंने सी न्यूज़ था वहाँ लोकल केबल, तो क्राइम बीट शुरू किया। तो मैं बताऊँ वहाँ एक रोचक घटना ये हो गई कि वहाँ पे क्या एंकर शॉट लिखना होता है, एंकर में कुछ बातें ये रहती है कि आप शॉर्ट में समझा दीजिए, फिर जो एंकर पढ़ेगा तो उसमें वो डिटेल में पढ़ेगा, बाइट चल जाएगी। तो मैं पुलिस कंट्रोल रूम जाता था भोपाल, वहाँ से कुछ लेकर आता था। तो क्राइम बीट में मैं ये नहीं जानता था, हायरार्की नहीं जानता था कि पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कांस्टेबल, फिर उसके ऊपर में एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, आईजी, डीआईजी, मतलब वो जो होता है ना, वो भी मुझे मालूम नहीं था। धीरे धीरे वहाँ पे मैंने ये सीखा, क्राइम के गुण वहाँ पे सीखे। तो इस तरह से मेरा 2 साल बहुत बेहतरीन गुजरा, कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ से जो एक रास्ता मिला, तो हुआ ये कि फाइनल सेमेस्टर में मेरे को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना था, और मैम ने बोल दिया कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा पहले, तो वो नौकरी पर करने जा सकता है, मतलब वो अगर नौकरी मिल जाती है तो कर सकता है। तो हुआ कि मैंने 3rd सेमेस्टर में ही चाइल्ड लेबर एक्ट आया था उसमें, और उसमें चाइल्ड लेबर एक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया। मैं इसके लिए मोनिका मैम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत कराया मेरे से। और उसमें यह था कि अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, जो स्ट्रीट्स जो शॉप वाले होते हैं उनको इसके बारे में अवेयर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं वो लोग, तो अवेयरनेस होती नहीं है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार हुई, और मैं कॉलेज में टॉप करता ही था। तो मैं बताऊं मैं अपने बैच में 1 नंबर ही मेरे से एक लड़की पीछे रही, मैं टॉप कर गया। तो माखाला में वो टॉप किया मैं। और इस तरह से क्या हुआ कि लोकमत औरंगाबाद में कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ कॉल किया गया कि कुछ लोग को भेजिए, यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम लोग चले गए लोकमत में इंटरव्यू देने। तो लोकमत में जब इंटरव्यू औरंगाबाद देने गए तो एक महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि को भी समझने का मौका मिला, तो वहाँ पे हो गया। मैं बोला अरे वाह क्या बात है, 7200 की नौकरी थी, 2005-6-7 की बात रही होगी। तो क्या हुआ, लोकमत में काम करने के बाद, लोकमत में काम करता रहा 4 महीने 5 महीने काम किया मैंने, 5 महीने के आसपास। उसके बाद ये हुआ कि तब तक रामोजी फिल्म सिटी में ईटीवी चलता है, तो ईटीवी वालों ने रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया था भोपाल में ही। तो मैं जब एग्ज़ाम देने आया फाइनल सेमेस्टर का, तो इसी समय वो भी एग्ज़ाम दे दिया मैंने ईटीवी का रिटर्न हो गया मेरा। इंटरव्यू कंडक्ट हुआ भोपाल ऑफिस में ही, तो वहाँ पे 5 लोगों का पैनल था। तो उन लोगों ने इंटरव्यू किया, तो बोला कि आपको तो रिपोर्टिंग करना चाहिए, फील्ड में आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको 1 साल रहना पड़ेगा हैदराबाद में, तो आप हैदराबाद आइए, ज्वाइन कीजिए। तो फिर मैं फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद हैदराबाद चला गया। लोकमत की विदाई हुई यहाँ पे, और 7200 की नौकरी, उसमें कट पीट के 5800 हाथ में आता था, लेकिन पैसे बच जाते थे, बहुत बेहतरीन। फिर मैं हैदराबाद चला गया, और हैदराबाद से फिर होते हुए हैदराबाद में की भी रोचक कहानियाँ है कि देखिए कि कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद मेरे को रायपुर आना था। तो रायपुर के लिए मुझे ऑफर आया दैनिक भास्कर से कि आप दैनिक भास्कर ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हुआ क्या कि उसमें जग्गी हत्याकांड और सारी चीज़ें थी। और एक कॉलेज लाइफ में होता है ना कि बड़े शहरों में जाना है, बड़े शहरों में मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। तो हमारे बैच के भी बहुत सारे लोग मुंबई दिल्ली ही फाइट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध और दिल्ली की जो मीडिया की स्थिति थी, वहाँ पर जिस तरह से सवाल जवाब किए जाते थे, और लगता था कि एकदम आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार हो। देखिए ज्ञान तो एक ज्ञान का भंडार, आपने जिस तरह शुरुआत में कहा, ज्ञान तो देखिए अथाह समंदर है, जितना आप पाले उतना ही कम है। तो इस तरह से हैदराबाद जब पहुंचा, तो मुझे तो आना था रायपुर,
लेकिन मैं भास्कर ज्वाइन न करके लोकमत ज्वाइन करते हुए पहुंच गया हैदराबाद। हैदराबाद में ये हुआ कि पहले कुछ महीनों तक मैं डेस्क पे काम करता रहा। डेस्क पे मैंने बुलेटिन बनाना सीखा, वहाँ स्क्रिप्टिंग करना सीखा, कॉपी रीडिंग किया, तो रम गया मैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर चीज़ मैंने किया, स्क्रॉल चलाने से लेके न्यूज़ ब्रेकिंग फ्लैश करने तक, बुलेटिन बनाने तक, ये सब काम सीखा। तो एक दिन क्या हुआ, एचआर ने अब क्या बहुत बड़ा, तुमको तो फील्ड में जाना है तो तुम डेस्क पे क्या कर रहे हो। तो मैं बोला कि सर मेरे को जो ड्यूटी मिलेगी मैं वो काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। तो फिर उन्होंने कंडक्ट किया मैनेजमेंट के साथ में, तो हुआ कि आप जबलपुर जाओगे। तो मैंने ठीक है आप जहाँ भेजेंगे मैं चला जाऊँगा काम करने। तो जबलपुर की मैं तैयारी करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ कि रायपुर का कॉल आ गया। क्या आपको रायपुर, मैंने देखा ये है किस्मत में, जहाँ नहीं जाना चाह रहा था वहाँ आ गया, रायपुर आ गया। तो उसी ईटीवी में ही रायपुर के लिए आ गए? हाँ, ईटीवी में ही रायपुर के लिए आया ट्रांसफ़र होके में। तो ट्रांसफ़र मतलब पूरा ऑफिस की तरफ से पूरी फैसिलिटी मिली। मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे आके रायपुर में आने के बाद में मैंने पहले छोटे मोटे खबर बनानी शुरू की। और मुझे याद है कि मेरी पहली खबर हेलमेट पे थी। उस समय हेलमेट की जागरूकता को लेकर चल रहा था कैंपेनिंग, ईटीवी का कैंपेन चल रहा था। तो हेलमेट कितना नितांत आवश्यक है इस पर स्टोरी थी। तो हुआ ये कि मुख्यमंत्री निवास के पास में एक लड़का जो राजेंद्र नगर का रहने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई थी, इकलौता था वो। तो वो अगर हेलमेट पहना रहता तो उसकी मौत नहीं होती। तो मैंने ये स्टोरी की, मार्मिक स्टोरी की। मैं उसके घर गया तो मेरे साथ जो कैमरामैन थे रविंद्र नागलकर जी, बहुत सीनियर कैमरामैन, बहुत अनुभवी व्यक्ति, वो थोड़ा डर रहे थे कि ये बच्चा क्या कुछ क्वेश्चन पूछ ले, फील्ड में आया, नया आया है और मातम का घर है, माहौल है, वहाँ पे क्या पूछ लेगा, और कुछ हो गया तो गलत हो सकता है। मैंने दादा आप बेफिक्र रहो, क्या पूछना है मैं समझ लूँगा। मैंने जाकर पूछा कि अगर आपका लड़का हेलमेट पहने रहता तो जान बच सकती थी। तो उन्होंने बोला हाँ कि अगर मेरा बच्चा हेलमेट पहने रहता तो मेरी जान बच सकती थी। तो मैंने उसको एक मार्मिक रूप दिया और फिर वो स्टोरी चली। पहली वो मेरी ईटीवी पे फील्ड से रिलेटेड स्टोरी थी और उस तरह से एक जो शुरुआत हुई जो थमी नहीं, फिर आगे बढ़ती गई। फिर मैं जी में गया, फिर साधना आ गया, फिर काम आपके सामने है सारा काम। तो साधना जब से आपने ज्वाइन किया तो तब से आपका साधना का अभी तक का अनुभव कैसा रहा है? अरे बेहतरीन अनुभव तो हर जगह बहुत बेहतरीन रहा। ईटीवी का भी बहुत बेहतरीन रहा। एक्चुअली क्या होता है, रामोद जी राव जो थे ना, हैं थे नहीं बोलूँगा, वो मतलब मैंने उनके साथ काम किया तो उनकी जो सोच है ना वो सोशल कंसर्न की सोच है और चैनल भी सामाजिक स्तर पे काम करता था। और मुझे याद है कि अगर किसी बच्चे को बहुत गंभीर बीमारी है तो हम लोग कैंपेन चला देते थे, फिर वो अकाउंट में पैसे आना, फिर बहुत सहूलियत मिल जाती थी। तो सोशल कंसर्न की खबरें हम चलाते थे, बहुत ज़्यादा हावी नहीं था। जो एक आर्थिक पहलू होता है ना चैनल का, वो उतना हावी नहीं था। तो हम लोग उस पर काम करते थे और बहुत शिद्दत से काम करते थे। मतलब किसी को कोई सहायता चाहिए तो उस स्टोरी पे हम लोग लगे रहते थे, हेम्पिंग करते रहते थे और ऐसा करते थे कि बहुत प्रॉपर इलाज हो जाया करती थी। मुझे याद है कि एक मेरी पहले मैंने बहुत एक खुशी जब हुई कि एक औरत थी, वो दहेज पताना से तंग थी, उसके पति की डेथ हो गई थी और वो कैद कर रखा था यहीं लोधीपरा चौक पे महिला थाने में। मैं ऐसे ही क्राइम बिट मुझे जब मिला, ईटीवी की बात है, तो हुलसी उसका नाम था, तो हमने उसको आज़ाद करवाया था। आज़ाद हुई हुलसी, वो स्टोरी मेरी बहुत ही हिट हुई। हुआ ये कि मेरे थाने में उसके माँ पिताजी पहुँचे हुए थे, कोई सुन नहीं रहा था उसको, हुलसी की माता पिता के दर्द को, क्योंकि आप जानते हैं दिनचर्या कैसा रहता है, बहुत रहता है प्रेशर। लेकिन मीडिया की नज़र अगर पड़ जाए तो मैं माता पिता से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। तो मैं सोचा रही जंजीरों में जकड़ किसी को, तो बोला कि चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो लोधीपरा चौक से बहुत अंदर हम लोग गए तो एक मकान में हुलसी मिल गई। मतलब वो बंद थी, घर बंद था, लॉक था, लंबी कहानी है वो उसमें बहुत सारी। तो हमने शॉट बनाया, हुलसी कैद है, उसकी बच्ची भी एक छोटी सी थी वहाँ पे। तो वो रोने लगी, कैमरे पर कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था। मेरे साथ में खोमेंद्र एक हैं कैमरामैन, वो थे, वो शूट किए। वो उसके बाद हम लोगों ने उस खबर को फाइल की। डेस्क ने समझा ये खबर मार्मिक खबर है, इसको खेलना चाहिए। हमने खबर खेलनी शुरू की, हुलसी आज़ाद हुई। फिर हम लोगों ने हुलसी को स्टूडियो बैठाया। फिर हमने समझा कि उसके पति की डेथ हो गई थी, 1 साल के अंदर में उसके ऊपर कितना दबाव पड़ा। तो वहाँ उन्होंने जो धन्यवाद दिया ना, वो लगा कि अरे ये मतलब कुछ मैं, हाँ मतलब कुछ मैंने किया किसी के लिए कि आज वो थैंकफुल है
और इस तरह से बहुत सारी स्टोरी है जो मैंने की। एक साधना में स्टोरी की थी जो बहुत, वो उस समय टीआरपी का थोड़ा सा हो गया था कि किस जगह की क्या टीआरपी, क्योंकि रीजनल में पहले ईटीवी था, सहारा ही था, फिर बहुत सारे चैनल आए शुरू हो गए, साधना भी इसी दरमियान आया। तो मैंने पाठशाला में एक मधुसरा किया था। एक बाना गांव है, ये खरोरा थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे हेडमास्टर साहब बहुत मस्त मिजाज में पहुँचते थे, लिखते थे कि अमिताभ बच्चन प्लस जीनत तमान लवारिस इक्वल टू लवारिस, इस तरह का ब्लैक बोर्ड में लिखते थे। तो वो मेरी पहली बहुत ज़्यादा टीआरपी गेन वाली स्टोरी थी। तब मैंने समझा टीआरपी भी होती है, रेटिंग पॉइंट भी होती है। तब मेरे बॉस लोगों ने बताया कि इस स्टोरी ने बहुत टीआरपी गेन की। तो 3 दिन लगातार वो स्टोरी चली, फिर वो हेडमास्टर साहब सस्पेंड हो गया। लेकिन वो गाना गाते थे बहुत मस्त है। और मेरे साथ में प्रकाश कियर थे कैमरामैन, उन्होंने बेहतरीन शॉट बनाए। वो आज भी यूट्यूब वगैरह पे है वो स्टोरी। तो वो फिर उससे लेकर मेरा एक नज़रिया जो है, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं ये स्टोरी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। और जो मैंने जिस नज़रिए से रखा था कि बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे थे, वहाँ की मैडम जो थी बरमूडा पहन के स्कूल पहुँच जा रहे थे और बोतल खोलने के लिए आरी रखा करते थे, तो वो सारा एंगल मैंने लिया था उस स्टोरी में। तो वो एक ये सब रही कहानी। फिर नक्सल में बहुत सारी चीज़ें रही। तो ये आपने देखा कि कैसे आर के गांधी जी ने शुरुआत से अब तक की जो उनकी एक स्ट्रगल थी, उन्होंने छोटे शहर से कैसे देश की राजधानी पहुँचे और देश के विभिन्न जगहों पे, शहरों में उन्होंने और राज्यों में काम किया। अलग अलग जगह के क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उसको जाना, वहाँ के लोगों के साथ काम किया। अलग अलग राज्यों के साथ के लोगों के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ा अनुभव होता है, क्योंकि वो उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। कुछ बहुत अच्छे अनुभव होते हैं जो उन्होंने शेयर किया, कुछ कटु अनुभव भी होते हैं, बहुत से अनुभव होते हैं ऐसे। लेकिन कैसे आज वो जिस मुकाम पे हैं, उन्होंने छोटी सी शुरुआत की और हर काम किया। उन्होंने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर वो काम किया जो कि एक पत्रकार को जानना चाहिए। भले ही हम फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हम एंकरिंग कर रहे हैं या हम मैनेजमेंट में हैं, लेकिन समय अगर पड़े तो हमें सब काम आने चाहिए। ये आज के पत्रकारों को सीखना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी, आपको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, सम्मान का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं नक्सल में बहुत काम करता था। जब क्राइम बीट रही तो विनायक सेन की उस समय यहाँ पे अर्बन नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। अर्बन नेटवर्क पे बहुत सारी स्टोरी हम लोगों ने फाइल की। अर्बन नेटवर्क पे बहुत सारे हम लोगों ने जो काम किया, तो उन्हीं दरमियान मुझे थोड़ा सा इसको समझने और जानने का मौका मिला। मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। तो हुआ ये कि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जिसमें मैं पुलिस से पहले पहुंच गया कई स्पॉट पे। तो एक पहचान भी हो गई कि मैं नक्सल पे बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी है। तारमेटला की घटना हुई, मैं वहाँ पे स्पॉट पे गया था जहाँ 76 जवान शहीद हो गए थे, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो उसमें भी हम लोग बहुत लीड हम लोगों ने किया। एक मन ये गया था कि साधना मतलब एक्सक्लूसिव फुटेज, उसमें पहले फुटेज डालना, पहले ब्रेक डालना। इसके लिए प्रभात डबराल जी थे, बहुत पहुँचे हुए पत्रकार है, बहुत उनका जो अनुभव है वो उसका बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे याद है कि तारमेटला में घटना हुई थी और हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। मतलब समझ लीजिए 20 घंटे से लगातार रिपोर्टिंग चल रही थी। खाने पीने का कोई सूद नहीं था। खाना खाने के लिए हम लोग ना केसलू ढाबा बैठे हुए थे जगदलपुर के, मतलब जगदलपुर से आगे, और लौट रहे थे, क्या रवानगी हो रही है। तो 76 घटना जवानों की शहादत के बाद में हुआ ये कि पोलमपल्ली कैंप पे ऐसे ही फायरिंग हो गई नक्सल। आधी रात की बात है, 12 बजे का। तो हम लोग खाना खा रहे थे और क्या होता है कि 11-12 बजे के बाद में स्टूडियो में थोड़ी सी उस तरह से लाइव बुलेटिन नहीं जाता। मतलब ओबी वैन थी हम लोग पास में, आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन थी हम लोग पास में, लाइव भी उस समय नहीं हुआ करते थे। तो हुआ ये कि हम लोग सोचा बॉस भी अब सो गए होंगे और हम लोग भी थोड़ा आराम कर लेते, रेस्ट कर लेते हैं, और हो गया। अब जितना हम लोग रिपोर्टिंग करना था, जितना हर एंगल से हमने कर लिया। विश्वरंजन जी थे उसमें डीजीपी, वो वहाँ गए थे घटनास्थल पे। लेकिन क्या हुआ, जब वो फायरिंग हुई ना तो आधी रात को ही प्रभात डबराल जी पहुँच गए स्टूडियो में। आप समझिए आधी रात को, और बोले कि कर क्या रहे हो? तो हमने खाना खा रहे हैं सर। कुछ नहीं, वो भी ट्रैक करवाओ, लाइव लेंगे। तो ये जुनून होता है कि आधी रात हो जाए कुछ, लेकिन जो मैसेज जाना चाहिए क्या स्थिति है, और क्या कि वो 76 जवान एक स्टेट से तो नहीं थे, बहुत सारे स्टेट से थे। अब वो एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय। तो उस आधी रात को उन्होंने वो लाइव लिया और मैंने समझा कि जुनून होना चाहिए साहब।
आप भाग नहीं सकते। मतलब अगर आप किसी बीट पे हो, काम कर रहे हो, तो लग के काम करने में, दिन रात कुछ नहीं। एक घटना और हो गई थी, कोरबा में बालको हादसा हुआ था, चिमनी गिर गई थी, 40 लोगों के मैंने पैर हाथ अलग अलग निकलते देखा था। चिमनी हादसा हुआ था, उसमें क्या हुआ कि दोपहर तक वो हादसा हुआ, लोग दब गए, और ओबी वैन थी और साधना की मैं नई ज्वाइनिंग थी, तो हुआ कि स्पॉट पे पहुंचना चाहिए। तो हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए, अर्ली सुबह 4 बजे पहुंच गए थे हम लोग, 4 बजे सुबह, क्योंकि स्पॉट पर पहुंचना, पहले फुटेज देना, तो सबसे पहले हमें उस पर लाइव रिपोर्टिंग देना, एक कस मैनेजमेंट मजदूरों के बीच में। और वो जब निकाले जा रहे थे लाश, एक एक बॉडी पार्ट, तो दिल दहल जा रहा था। हम लोग उस जो पूरा चिमनी जो गिरा था वहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने कई मंत्रियों के, मैनेजमेंट के इंटरव्यू किए, उसमें बहुत लंबा समय निकल गया। ऐसा हुआ कि अब दिनचर्या कैसे किया जाए, तो मैं कुछ समय के लिए चला गया फ्रेश होने के लिए। तब फ़ोन आ गया, अरे वहाँ पे वो मैनेजमेंट लोग पहुँचे हुए और ऐसा वैसा हो गया, कहाँ चले गए। तो मैंने सोचा कितना इम्पोर्टेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, कि आप एक एक चीज़, वो हादसा इतनी बड़ी हादसा थी कि पूरे देश विदेश तक में, चाइना के पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब उस खबर सबकी नज़र थी, और आप वहाँ पे एक एक जानकारी दे रहे हैं, तो सब लोग उस जानकारी को जानना चाह रहे थे कि किस तरह की स्थिति हुई, क्या हुआ। लेकिन वो हृदय विदारक घटना थी। हमने आंखों देखा कि किसी का हाथ निकल रहा है, किसी का पैर निकल रहा है, वो ड्रिल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वो बहुत हृदय विदारक घटना रही, एक से एक। तो ये सब ज़िंदगी में मैंने देखा, तो लगा कि पत्रकारिता जो पेशा है, एक बहुत जवाबदारी वाला पेशा है, और एक जिम्मेदारी से इसको निभाना पड़ेगा। वो एक समय था पत्रकारिता का साहब, एक दौर। सम्मानों के बारे में बात हो रही थी आपको अभी। तो ये जो नक्सल से जो शुरुआत हुई ना, तो मैंने किताब लिखा, एक नक्सल लाइव, छोटा सा प्रयास था, इलेक्शन भी चल रहा था, तो मैं श्रीलंका जा रहा था। JP रथ साहब हैं, जयप्रकाश रथ जी, तो उनकी एक पूरी टीम जाती, तो मुझे लगा श्रीलंका जाना चाहिए, तो मैं उनके साथ में हो लिया। 60-70 लोग का वो ग्रुप था, तो वहाँ पे पहला मेरा मुकुटधर पांडे सम्मान किया गया इस कवरेज के लिए। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने क्या कि कुछ सम्मानों के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मीडिया लाडली अवार्ड मेरे को मिला। लाडली अवार्ड जो महिलाओं पे जो स्टोरी जो फाइल करते हैं, तो दिल्ली में मुझे वो सम्मान मिला। फिर विधानसभा में बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए मुझे यहाँ पे सम्मान किया गया। इसके अलावा कई संस्थानों ने मुझे सम्मान किया, छोटे मोटे बहुत सारे संस्थानों ने मेरा सम्मान किया। और सम्मान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सम्मान होता है। और मेरे काम को उन लोगों ने तवज्जो दिया, सम्मान के लायक समझा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि मेरे काम को लोगों ने सराहा और समझा कि मैंने वो काम किया, इसलिए ये सम्मान उनको मिलना चाहिए। देखिए, जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से, जुनून से और शिद्दत से मेहनत करता है, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि जवाबदारी और जिम्मेदारी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें एक पत्रकार को काम करना पड़ता है, और वो, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, कि भले ही वो किसी भी पोजीशन पर हो, समय आने पे उससे हर वो काम करना पड़ता है जो कि पत्रकारिता के नियम के अंतर्गत आते हैं। एक पत्रकार के लिए कोई समय नहीं बना है, पत्रकार का 24/7 काम है, वो 24 घंटे चौकन्ना रहता है, सजग रहता है, तभी वो पत्रकार कहलाता है, और तभी लोगों तक वो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ पहुंच पाती हैं, जिससे कि समाज में जो फैली हुई दुर्भावनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। और पत्रकार की जो जिम्मेदारी की बात कर रही है, जैसे गांधी जी ने अपनी स्टोरी में बताया कि ऐसे बहुत से क्षण आए जहां उन्हें नक्सल के बीच जाना पड़ा, जहां उन्हें ऐसे हृदय विदारक घटनाओं का सामना करना पड़ा, जहां उनको उनका कलेजा मुंह को आने जैसी भी स्थिति होती थी। लेकिन ऐसी हर स्थिति में दिल को मजबूत करके सुदृढ़ और करना चाहूँगा मैं, आपको टोक रहा हूँ। हुआ ये कि जब हम लोग कोर्स कर रहे थे ना, तो हमारे जो सीनियर थे, दिल्ली से आते थे, मुंबई से आते थे, बड़े पोस्ट पे थे वो लोग। तो कुछ लोग कहना ये था, ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम होता नहीं है, ये तो सिद्धांतिक है, प्रैक्टिकल जब आओगे तो कुछ और ही रहेगा। लेकिन मैंने समझा कि हो सकता है, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना, तो हमें कुछ सिद्धांत बताए गए थे। एक एम्पैथी का सिद्धांत था, ठीक है, सारे वेस्टर्न कंट्री से निकल के आए हैं, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो मैडम ने बताया कि एम्पैथी और सिंपैथी इंग्लिश वर्ड थे, तो थोड़ा ठीक है, लेकिन सहानुभूति अनुभूति मतलब तो एम्पैथी का लॉजिक ये कहता है, एम्पैथी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप कोई स्टोरी कर रहे हो, जैसे हमारे प्रकाश पुंज पांडे जी हैं, तो आप भूल जाओ कि आप आर के गांधी हो, आप पहले प्रकाश पुंज पांडे का स्थान पर रख दो अपने आप को, और फिर अनुभूति करो
तब आप स्टोरी कर पाओगे। मैं इस लॉजिक को और इस सिद्धांत को हर स्टोरी में अप्लाई किया। मैं लगा कि 40 जो ये दब गए, इनके फैमिली में क्या बीत रही होगी। वो जब मैं अपनी स्टोरी में रखता था तो लगता था हाँ वो जीवंत हो, तब मैं भूल जाता था कि मैं खुद आर के गांधी हूँ, तब मैं भूल जाता था। और जब मैं खुद बाद में देखता था अपनी रिकॉर्डिंग, अरे मैं ये बोल गया, अरे मैं ऐसा कर गया, तो क्या मैं उस समय था ही नहीं उस जगह पे। मैं जिसकी बात कर रहा था मैं उसके दर्द को समझ पा रहा था। क्योंकि मुझे याद है कि वह मैडम ने टास्क दिया, हम लोग पहल अखबार निकालते थे इन हाउस माखनलाल मास्कॉम का, हम 3 महीना हमने वर्क किया उस पर। तो रिक्शा वालों की नाइट पे हम लोग को स्टोरी करनी थी। तो मैडम ने बोला कि रिक्शा वाले के जाओगे तुम लिख ला दोगे और ऐसे ही फाइल कर, ऐसा थोड़ी होगा, जाकर सो उसके साथ में रात में। तो मैं जाकर ठंड में कैसे सोते, कपकपी ठंड, उनका सोया में, और उस स्टोरी को मैंने फाइल किया। तो ये मतलब ये होता है कि आपको किस तरह तैयार किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात होती है कि अनुभूति करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक सामने वाले की जगह पे अपने आप को नहीं रखेंगे तब तक उसके दर्द का एहसास नहीं होगा। जैसे इन्होंने अपनी एक स्टोरी अभी बताई कि रिक्शे वाले की स्टोरी करनी है, तो ये नहीं कि आप बस मिली जुली जानकारी पे 4 लोगों से पूछ के आपने स्टोरी बना दी। आपको वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। जैसे बहुत से बॉलीवुड में भी मेथड एक्टर्स होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे एक अभिनेता होता है, वो मेथड एक्टर जो होता है वो अपने उस किरदार में घुस जाता है, अपने आप को उसमें समाहित कर लेता है, तब जाके लोगों को वो चीज़ें यहाँ लगती हैं। तो पत्रकारिता भी वही है। पत्रकारिता करने का मतलब ये होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और ये मुझे लगता है कि इस शो का हमारा तात्पर्य ये है कि युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिले। हम कल को रहे ना रहे, लेकिन इस इंटरव्यू के ज़रिए मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग, कम से कम उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि क्या होता है, कैसे की जाती है। किसी भी काम को अगर उसके अंजाम तक पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात जो बोलते हैं ना कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज़रूरी है, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो अनुभूति की जो इम्पोर्टेंस है वो गांधी जी ने कितने बढ़िया उदाहरण से समझाई, ये काबिल तारीफ़ है। और इसीलिए इन्हें बेस्ट पत्रकार का अभी विधानसभा में इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, और विधानसभा के कैलेंडर में भी इन्हें जगह दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पत्रकारों के लिए सीखने लायक बात है। और ऐसे इनकी जगह पे कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, आने वाली पीढ़ियाँ आती रहेंगी ऐसे। और मैं करना चाहूँगा जी, मुझे लगता है कि इस पे बात करना बहुत ही अहम है। गिव अप मत कीजिए, कभी भी फाइट करते रहिए और रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। मैं संसद में हम लोग ने BPST ट्रेनिंग की थी, ब्यूरो पार्लियामेंट स्टडीज़ ट्रेनिंग। मैं उस समय गया था और इस ट्रेनिंग में लोकसभा और राज्यसभा की किस तरह से क्या पूरी कार्रवाई होती है उस पे हम लोगों ने 3 दिन का वर्कशॉप था। मैंने वार रिपोर्टिंग पे भी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया है। मैं करीब 40 दिन था डिफेंस के लोगों के साथ में। वो मेरी एक जो टीस थी ना कि मैं काम नहीं कर पाया, तो मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ में रहा और मैं बॉर्डर इलाके में भी गया, फ्रंट मोर्चे पर भी देखा। और मैंने पाकिस्तान के पोस्ट को भी बहुत नज़दीक से देखा, पाकिस्तान की सरजमी पर भी मैंने पैर रखा और किस तरह से काम कर रही है। हमने हिडन जो एयरबेस है उसको भी देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है किसी फील्ड में, गिव अप नहीं करने की आवश्यकता है। और मैं संसद की बात ये करना चाहूँ, वहाँ पर जो बातें कही जाती है, देखिए वो जो रिप्रेजेंट है, जो पहुँच रहे हैं, उनके कुछ मैं वाक रखना चाहूँगा कि एक जो निचोड़ है ना कि आदमी को काबिल बनाने की आवश्यकता है। उनको ये नहीं कि हमने आपको ये दे दिया, हम ये कर देंगे। अगर वो काबिल है तो खुद ब खुद फाइट करके ले लेगा अपना हक। अगर वो काबिल बन जाएगा, अगर कुछ कर लेगा, अगर उसमें जुनून होगा तो छीन लेगा, वो ले लेगा अपना हक। अगर वो काबिल नहीं है, अगर वो उस तरह से तैयार नहीं किया गया तो नहीं कर पाएगा, वो सरेंडर कर जाएगा। बिल्कुल, ये गांधी जी ने बहुत बड़ी बात किया कि देश में काबिलियत को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और आप उनके लिए ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि जिन कमियों से वो पीछे रह जाते हैं उन कमियों को पूरा करिए। उन्हें अपंग मत बनाइए, उन्हें फ्री की योजनाएं देने से काम नहीं चलेगा। उनको इस काबिल बना दीजिए कि वो खुद देश में आवश्यकता थी एक समय तक, मुझे लगता है चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। एक समय तक आवश्यकता, ठीक है, दे दिया गया, वो सक्षम हो गए। हाँ, अब सक्षम हो गए। अब आप उनको उस तरह से तैयार कीजिए जिस तरह से वो फाइट कर सके, ले सके और आगे बढ़ सके अपने लाइफ में।
बिल्कुल, तभी बनेगा एक मजबूत इंडिया, और मजबूत भारत का जो निर्माण है वो इसी प्रकार से बनेगा कि जब तक आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जब हम भारत की जनता उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगी तो भारत कैसे पहुंचेगा। तो भारत को मजबूत बनाना है तो आज की जो युवा हैं, आज के जो बच्चे हैं, आज जो पीढ़ी चल रही है, उनको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सरकारें भी उस तरह मैं एक बात और भी करना चाहूँगा। मैंने जो समझा, मैं मॉरिशस भी गया, श्रीलंका भी, कई देशों का मैंने दौरा किया, मलेशिया में गया और थाईलैंड। बेस मतलब बेस अगर आपका मजबूत है, अगर आपने उस बेस पे बहुत काम किया, जैसे आप जापान में देखिए, मैं कई देशों पे स्टडी शुरू की, जापान में देखिए वहाँ ट्रेन लेट नहीं होती, 1-2 सेकंड लेट हो जाती तो क्या हरकम मच जाता है। मैं जहाँ पे अभी हूँ, यहाँ के लैंडलॉर्ड अमेरिका में, उनको 2 बच्चे हैं, वो अमेरिका जाते रहते हैं। वो बोल रहे थे कि बच्चे के एजुकेशन के लिए जो पेरेंट्स है वो मकान शिफ्ट कर जाते हैं कि उस क्षेत्र में रहना है, वहाँ बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि जिस आप क्षेत्र में उसी क्षेत्र के स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा। तो बेस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक समय क्या हुआ कि एजुकेशन पे जिस तरह से जो काम होना चाहिए था, चाहे बच्चे खुद कर सकते थे, वो उस तरह से स्थिति नहीं रही। मुझे लगता है कि अगर स्कूल एजुकेशन, स्वास्थ्य भी बहुत काम हो जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है तो सब कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस अगर आपका मौजूद है तो आप, क्योंकि आप बोला जाता है जड़ जिसकी मजबूत होगी वो पेड़ भी बहुत हरा भरा भी होगा, टहनियाँ भी होगी, शाखाएँ भी उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो वही है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत बनती है, और वो सदियों तक वैसे ही अडिग खड़ी रहती है। वही इशारा गांधी जी का था कि हर प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक युवा का, प्रत्येक भारतवासी का जो बेस है, फाउंडेशन है, उसकी जो मौलिक विचार है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो विचारों में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, वो बेस की बात कर रहे हैं। और हर बेस पे शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और ज्ञान दोनों अलग बातें हैं, इस बात को हमें समझना होगा। कि आप देखिए, जापान में मॉरल एजुकेशन दिया जाता है कि आप अपने माता पिता से कैसे बिहेव करो, दादा दादी से कैसे बिहेव करो। मॉरल एजुकेशन में बहुत काम होना चाहिए, शुरू से ही समझाना चाहिए कि एक जो समाज का ताना बना है उसमें आपको किस तरह से, क्योंकि भारत की जो संस्कृति पहले बहुत मजबूत रही है और आज हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति से थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं। आप देखिए वृद्धाश्रम खुल गए। अब वहाँ मैं हर दीपावली पे जाता हूँ वृद्धाश्रम पे, देखता हूँ कि वहाँ पे मतलब वो बच्चे जिनकी उंगलियां पड़ के जो बड़े हुए आज वो छोड़ चुके हैं। ये समाज क्या मैसेज जाना जा रहा है। ये दर्शक समझ रहे होंगे कि गांधी जी किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ को भी, एजुकेशन जो है उस पर काम होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन, मुझे ये लगता है कि कई देशों में इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। बिल्कुल, और भारत में भी इसमें काम होना चाहिए। और अब इस साक्षात्कार के एंड में, क्योंकि इतनी दिलचस्प बातें बता रहे हैं कि लगता है कि हम घंटों बैठ के बातें करते रहें, और इसके बाद भी हम अगले एपिसोड्स में भी फिर से गांधी जी के बहुत सारे और तथ्यों के बारे में जानेंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक उदाहरण होता है। ऐसे कई प्रकाश पुंज पांडे और सैकड़ों आर.के. गांधी हैं, लेकिन आर.के. गांधी जी की बातों से अगर दो लोगों को भी प्रेरणा मिले और उनका जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए तो हमारा ये इंटरव्यू 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। अंत में इस इंटरव्यू को क्लोज करते हुए जो हमने ये मुहिम शुरू की है गांधी जी, उसके बारे में आपका क्या विचार है, द पीपी शो के बारे में? देखिए, स्वराज मिशन ने अपने आप में बहुत कुछ कहा जाता है, और महात्मा गांधी की जो सोच रही स्वराज, जो गाँव को उन्नत करना और सारी चीज़ें, अगर महात्मा गांधी के भारत को, इंडिया को नहीं, भारत की जो सोच थी, इंडिया और भारत में आप समझ गए होंगे तो वो जो उनकी सोच थी, अगर उस सोच को ज़मीन पर उतार दिया जाए ना तो भारत का स्वरूप ही बदल जाएगा। क्योंकि आज भी गांधी के नाम से ही भारत को जाना जाता है। बाहर में आप चले जाइए, वो अच्छा आप गांधी की धरती से आए हुए हैं, और मैं तो सौभाग्य है कि मेरा टाइटल ही गांधी है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरनेम ही गांधी है, और विचारों में भी वो चीज़ें झलकती हैं। जिस प्रकार से बोलते बोलते ये मुझे लग रहा था कि कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे, वो अंदर से वो भूल गए थे कि हम एक इंटरव्यू में हैं। तो ये होनी चाहिए। देखिए, इस इंटरव्यू का कॉज भी वही है। तो जब पीपी शो शुरू करने के पीछे हमारा जो मकसद था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो साकार होता नज़र आ रहा है कि अच्छे लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी जीवन गाथा है,
जो उनकी स्ट्रगल स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचे, ताकि कुछ ना कुछ प्रेरणा का स्रोत बने। गांधी जी ने बहुत से विचार, बहुत से अपनी जो छोटी बड़ी जो घटनाएं थी, जो कहानियां थी, जो उनके साथ बीता, कैसे उनको पत्रकारिता में उन्होंने हर वो काम किया नीचे से ऊपर तक जो एक पत्रकार को करना चाहिए। अंत में जाते जाते छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे गांधी जी? नहीं, मेरा संदेश क्या, संदेश तो मेरा ये है कि फाइट करना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। युवा का समझ ले कि वो हासिल कर सकते हो तो कर सकते हैं, और अगर वो उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं हो सकता, तो आप फिर, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। आप रुक जाएंगे तो आप ठहर गए, रुक गए। बड़ी बात है, गिव अप नहीं करना है और लड़ना है, भिड़ना है और जीतना है। बस इस शो का यही मकसद है कि ऐसे ही सकारात्मक संदेश और आत्मगाथाएं, आत्मानुभव जनता के सामने आए। तो एक नई शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, और आर.के. गांधी जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में मुझे शामिल करने के लिए, मेरी बातों को रखने के लिए। मुझे लगता है कि हम अक्सर, मतलब मैं जिस पेशे में हूँ, हम दूसरे का इंटरव्यू करते हैं, आज आपने मेरा इंटरव्यू कर लिया। यही हमारा भी मकसद है कि हर वो व्यक्ति जो इंटरव्यू के काबिल है उसका इंटरव्यू होना चाहिए, और प्रेरणा मिले कि हर व्यक्ति का इंटरव्यू हो। और सोचिए, जब हर व्यक्ति विशिष्ट हो जाएगा तो ये देश कैसा होगा। उस देश की परिकल्पना, जैसे कि महात्मा गांधी की जो बात गांधी जी ने कही कि हमें भारत की बात करनी है, भारत और इंडिया में अंतर होता है। बस मुझे यकीन है कि दर्शक समझदार है, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।